एलिसाइक्लिक कंपाउंड उसको कहते हैं जो साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है और सेचुरेटेड भी है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए सेचुरेटेड है। ये है, अगर 3 मेंबर्ड है, 3 कार्बन से मिलकर के बना है तो उसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 मेंबर्ड से बना है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोपेंटेन एंड 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। इन सब की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 मेंबर्ड है, साइक्लोप्रोपेन है। अब आप देखिए, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसको अगर आप बॉन्ड को खोलने की कोशिश करें, देखिए कितना आसानी से बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेन है। तो इसी स्ट्रेन की वजह से ये बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल है। यहाँ हर कार्बन पर, चूंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस पर आप देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सभी पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अंदर बॉन्ड एंगल आपको इनसाइड रिंग दिख रहा है वो 60 डिग्री है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल है ये, तो इसके बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ 60 डिग्री है और होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसकी वजह से इन बॉन्ड्स के बीच में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसमें स्ट्रेन है। स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। और जब भी किसी रिएजेंट से आप रिएक्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराइए, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक हो गया बॉन्ड, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक जगह आयोडीन जुड़ जाएगा। इसी तरह से साइक्लो ब्यूटेन भी होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है, साइक्लोहेक्सेन भी एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, साइक्लोब्यूटेन में आप देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन सब में स्ट्रेन है। अगर सभी में स्ट्रेन है तो सभी अनस्टेबल होंगे। जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, जिसमें जितना कम स्ट्रेन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। 1885 में एडोल्फ वेयर ने कहा कि ये सभी जो साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साइक्लोप्रोपेन से लेकर साइक्लोहेक्सेन तक जो कंपाउंड हैं, सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई कम स्टेबल होता है, कोई ज्यादा स्टेबल होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे आप जानेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, या कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम रिएक्टिव? इसको एक्सप्लेन करने के लिए एडोल्फ वेयर ने एक थ्योरी दी, इसको हम लोग वेयर-स्टेन थ्योरी कहते हैं। एडोल्फ वेयर ने एज्यूम किया, मान लिया कि जो साइक्लोएल्केन है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, वो सब प्लेनर होते हैं। एक्चुअल में प्लेनर होते नहीं हैं, लेकिन बेयर साहब ने कहा कि ये सब प्लेनर होते हैं, इन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में उन्होंने कहा कि इसके अंदर का जो बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री होता है। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री होता है, साइक्लोपेंटेन में 108 डिग्री होता है, साइक्लोहेक्सेन में माना कि 120 डिग्री होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इनके स्ट्रेन को कैलकुलेट किया जाए, चूंकि इनका बॉन्ड एंगल वैसा नहीं है जैसा कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, होना चाहिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल इतना है नहीं जितना हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सब में स्ट्रेन अलग अलग होगा, जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा वो कम स्टेबल होगा, जिसमें कम स्ट्रेन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया और कहा कि दिस स्ट्रेन इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू वही होती है जो ये है 60 डिग्री इसके केस में, साइक्लोब्यूटेन के केस में 90 डिग्री, साइक्लोपेंटेन के केस में 108 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन के केस में 120 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में देखिए इसमें 3 एंगल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसका थीटा की वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो अगर हम स्ट्रेन कैलकुलेट करें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसमें साइक्लोप्रोपेन के केस में 60 डिग्री। ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 59 डिग्री 60 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। तो चूंकि मैंने इसको 60 डिग्री को 59 डिग्री और 59 डिग्री और 60 मिनट लिख दिया। अब अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें, इस पूरे को सॉल्व करें, तो ऐसे होगा 109 डिग्री 28 मिनट मिनट माइनस 59 डिग्री एंड 60 मिनट। अब आप देखिए कि ये ऊपर 28 मिनट है, नीचे 60 मिनट है, ये सब्सट्रैक्ट होगा नहीं। तो इसको अगर ये 1 डिग्री बारो करे
तो ये 28 मिनट की जगह हो जाएगा 60 मिनट और मिल जाएगा, तो 88 मिनट हो जाएगा इसकी जगह, आप ये कर सकते हैं। और इसकी जगह हो जाएगा 108 डिग्री। अब ये हो गया 108 डिग्री 88 मिनट। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 88 मिनट में से अगर 60 मिनट आप माइनस करेंगे तो 28 मिनट हो जाएगा। और डिग्री में आप आइए, 108 डिग्री में से 59 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो 49 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 49 डिग्री 28 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ 49 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ 48 डिग्री, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इसको 1 डिग्री दे दे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, इसको मिल जाएगा, हो जाएगा 88 मिनट। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाई 2 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आ जाएगा। अगर 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 मिनट आ जाएगा। इस तरह से आप साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन देखिए तो 22 डिग्री 24 डिग्री 44 मिनट आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम साइक्लोब्यूटेन का जो 4 मेंबर रिंग है इसका स्ट्रेन कैलकुलेट करें तो उससे कम स्ट्रेन आता है। फिर साइक्लोप्रोपेन का करें तो उससे कम आया। अगर साइक्लोहेक्सेन का हम स्ट्रेन कैलकुलेट करें, यहाँ आप देखिए तो -5 डिग्री 60 मिनट होता है। लेकिन चूंकि डिग्री का माइनस का कोई मतलब नहीं है, अगर आप डिग्री को देखना चाहें तो अगर आप ऐसे डिग्री बना लीजिए, मान लीजिए sp3 है और थीटा है, तो थीटा चाहे इधर हो चाहे थीटा इधर हो, चाहे थीटा इधर हो चाहे थीटा इधर हो, उसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं रहता। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में है, उससे कम साइक्लोब्यूटेन में है, उससे कम साइक्लोपेंटेन में है। तो जब इन तीनों की स्टेबिलिटी बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से कैलकुलेट की जाती है और रिएक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये आता है, साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव आता है। उससे कम रिएक्टिव आता है साइक्लोब्यूटेन सेकेंड नंबर पर। उससे कम रिएक्टिव आता है साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन थर्ड नंबर पर। लेकिन जब हम साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा है साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पाया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। जबकि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइक्लोपेंटेन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। इसको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, आप कह सकते हैं कि एडॉल्फ बेयर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसको एक्सप्लेन किया गया लेटर केस में। आप अगला एक वीडियो मैंने और बना के डाला है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो कन्फर्म इसको स्टडी हम लोग करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में। साचे एंड मोर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 1918 में एक्सप्लेन किया और बताया कि साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल स्ट्रेंथ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से कैलकुलेट किया गया था वो सही नहीं है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर होता ही नहीं है और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पकड़ होता है। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने साइक्लोहेक्सेन पर एक वीडियो बना करके डाला है, आप उसको देख लीजिए। थैंक यू।